रावत, जिनको भी नई जिम्मेदारी दी गई है, उत्तराखंड चुनाव प्रचार समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। रावत जी, चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं? हाँ, बिल्कुल हो गई हैं। मैं प्रचार समिति का अध्यक्ष नहीं हूँ, मैं चुनाव अभियान समिति का अध्यक्ष हूँ, क्योंकि अभियान एक बड़ा विजन है और प्रचार इत्यादि उसके कंपोनेंट हैं। तो मैं अभियान समिति का अध्यक्ष हूँ और इस समय हमने ऋषिकेश में मंथन किया, सब लोग जुटे। उस मंथन से जो अमृत निकला है वो अमृत कांग्रेस के लिए भी फलदायी है और कांग्रेस से ज़्यादा उत्तराखंड के लोगों के लिए, गरीबों, मजदूरों, नौजवानों, महिलाओं, दलितों, पिछड़ों, कमज़ोर वर्ग के लोगों, अल्पसंख्यकों, पूर्व सैनिकों, व्यापारी वर्ग, कोई समाज का ऐसा हिस्सा नहीं है जिस हिस्से की स्थिति पर हमने चिंतन न किया हो। कोविड से पीड़ित लोगों को दोनों तरीके से, जिन्होंने अपने परिजन खोए, उनके साथ भी कांग्रेस खड़ी रहेगी और जिन लोगों ने अपनी आजीविका खोई, उनके साथ भी कांग्रेस खड़ी रहेगी। इसीलिए हमने न्याय जैसी योजना, जो राहुल गांधी जी का कंसेप्ट था, उसको उत्तराखंड में लागू करने का फैसला किया है। सर, प्रचार समिति हो या दूसरी कमेटी की आपने बात करी, लेकिन चेहरा तो हरीश रावत ही है ना? देखिए, मैंने अपना चेहरा गणेश गोदियाल जी के चेहरे में समाहित कर दिया है। अच्छे चेहरे दिखाई दे रहे हैं, आगे आए हैं, मैं उन चेहरों का स्वागत करता हूं। वो आए, जिम्मेदारी संभालें, हरीश रावत उनके पीछे खड़ा हो जाएगा। देखिए, मैं तो कांग्रेस का व्यक्ति हूं, कांग्रेस जीतना महत्वपूर्ण है, तो मैं उनके पीछे खड़े होने के लिए तैयार हूं यदि कोई आगे आता है। आगे तो पार्टी हाईकमान ने आपको ही किया है। नहीं, मैं हाईकमान से हाथ जोड़ लूँगा, कहूँगा नहीं ये मुझसे बेहतर है। हाँ, लेकिन बेहतर लोग आए, केवल शुभगुहार से काम नहीं चलेगा। वो आए, कहें कि भाई हम हैं, मैं तैयार हूँ, क्योंकि मकसद हमारा मुख्यमंत्री बनना नहीं है। मकसद है उत्तराखंड का जन कल्याण, उत्तराखंडियत की रक्षा करना। जो उत्तराखंड पिछले 4.5 साल के अंदर जो कुछ हमने किया था, वो सब बर्बादी के कगार पर चला गया, उसको फिर से सजोना है। हमारे लाखों भाई बहनों की जो आशाओं पर तुषारापात हुआ है, उनके लिए काम करना है। तो हरीश रावत को लोगों ने मुख्यमंत्री बना दिया। रावत जी, आपने पंजाब जैसा जो बड़ा मसला था उसको सुलझाया है, लेकिन उत्तराखंड का प्रदेश अध्यक्ष बनाना हो, नेता प्रतिपक्ष, उसमें काफी समय लग गया। नहीं, वो कोई समय नहीं लगा। देखिए, जब आप मानवीय संबंधों के बीच में पैबंद लगाते हैं, जोड़ते हैं, तो समय लगता है, समझना पड़ता है चीज़ों को, लेकिन तब भी कुशलता के साथ सब चीज़ की गई है। हाँ, कोई सब बात ऐसा नहीं है, सब बात किसी के मन कैसी होती है। अनंतो पार्टी के अंदर आपको सामंजस्य बिठाना पड़ता है। राव जी, 13 जिले हैं उत्तराखंड में, बहुत छोटा प्रदेश है। 4 जो आपने कार्यकारी जिला अध्यक्ष दिए हैं, कार्यकारी अध्यक्ष, तो आपको क्या लगता है, मतलब क्या रणनीति का, किसी बड़ी रणनीति का हिस्सा है? अब उत्तराखंड के अंदर चीज़ों को गहराई से समझना पड़ेगा, क्योंकि चारों जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं वो लगे एक दूसरे से सटी हुई कॉन्स्टिट्यूंसी से है, लेकिन सामाजिक समन्वय है। मैं वही जानना चाह रहा हूँ, किस तरह की रणनीति है? मैं उस प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं था। जिस प्रक्रिया में मुझे सम्मिलित न किया गया हो, उस प्रक्रिया के विषय में मेरे लिए कुछ कहना मुनासिब नहीं। राव जी, आने वाला समय चुनाव का है, कांग्रेस की तैयारियों पर हम नज़र डालें। 3 दिन आपने बताया कि मंथन आप लोगों ने किया है, तो प्लानिंग क्या है आगे? एक, संगठन को टोन अप करना, क्योंकि बिना संगठन को टोन अप किए हुए आप भाजपा जैसी पार्टी का मुकाबला नहीं कर सकते। दूसरा आपको जनता के बीच में जाना पड़ेगा, जनता के इश्यूज को रेज करना पड़ेगा, क्योंकि जब जनता आकर के खड़ी हो जाती है तो सिटियल पहलवान भी गामा हो जाता है। तो हम जनता की ताकत से ही भाजपा की पार्श्विक शक्ति जो धन की है उसे लड़ सकते हैं। और तीसरा जो है हमारा काम है रिसोर्स मोबिलाइजेशन, जिसमें मैन पावर रिसोर्स भी किनको कहाँ रखना है, कैसे एडजस्ट करना है, और जो दूसरे रिसोर्सेज भी हैं। ये काम देवेंद्र यादव जी ने अपने हाथ में लिया है और मैं समझता हूँ वो इसको बखूबी करेंगे। राव जी, बड़े मुद्दे आपको क्या नजर आ रहे हैं चुनाव में?
बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है, उत्तराखंडियत की रक्षा सबसे बड़ा मुद्दा है। उत्तराखंडियत को इन्होंने ख़त्म कर दिया। 14 साल बाद राज्य बनने के हमने उत्तराखंड के झंडे को निकाला और ऊपर फहराया, और इन्होंने एक एक करके हमारी सारी योजनाएं बंद कर दी जो उत्तराखंडियत से, आम आदमी से संबंधित थी, गरीब से संबंधित थी, मजदूर से संबंधित थी, दूसरे सभी वर्गों के। वो ऐसा नहीं था कि कोई पहाड़ के लिए थी, मैदान के लिए थी। इतना बड़ा कर्मकार बोर्ड के लिए जो मैं 200 करोड़ रुपए का सेस दे करके गया, जिसका चट भोजन हो गया, भाजपा ने जो है जेली जैम समझ करके चाट लिया उसको साइकिलों के रूप में। तो ये सब मैं 2.5 लाख मजदूरों का रजिस्ट्रेशन करवा करके गया। तो ये सब चीज़ें हैं। हमने कोई वर्ग ऐसा नहीं छोड़ा जिस वर्ग के लिए, कल्याण के लिए हमने योजना न बनाई हो और उनको उत्तराखंड के विकास में भागीदार न बनाया हो। कहीं ऐसा तो नहीं आपके पुराने साथी हो? अकस्मात राज्य बनने के बाद आपके पुराने साथी हो? नहीं, वो सब भाजपा में कोई कम है। हमारे पुराने साथी भी हो सकता है, कोई ऐसा हो कारीगर, हाँ। लेकिन जो भी है, बहरहाल हाँ, इन अरबपतियों से करोड़पति और अरबपति के बीच वालों से उत्तराखंड को बचाना पड़ेगा। नहीं तो ये तो उत्तराखंड की किसी भी अस्मिता का, क्योंकि धन की कोई सीमा नहीं है, उसकी चाहत की कोई सीमा नहीं है। ये पता नहीं कल क्या कर देंगे, इसलिए लोगों को इस समय इन अरबपतियों पर छलनी लगा करके इनसे कहते ना चाहिए थल्ले थल्ले बैठो भाई। कांग्रेस कैसे रोकेगी? देखो, हम तो वैकल्पिक रोड मैप लेकर के रोकेंगे, बाकी रोकने वाली तो जनता है। यदि जनता ऐसे लोगों को पसंद करेगी तो मैं क्या रोक लूंगा भैया, हम क्या कर लेंगे। आप भी तो अपना विजन लेके जाएंगे जनता के बीच में। हम अपना विजन लेकर के जाएंगे, हमने अपना विजन रखा है। हमारे विजन में गरीब, दूर दराज के गांव का इंसान, महिला, पुरुष, नौजवान, ये सब प्राथमिकता में है। दलित, पिछड़ा, कमजोर, अल्पसंख्यक, यही हमारा विजन बिल्कुल स्पष्ट है। ये केंद्र बिंदु है हमारी रणनीति के। प्रचंड बहुमत की सरकार देने के बाद भी 2 मुख्यमंत्री बदल दिए जाते हैं। 2 मुख्यमंत्री नहीं बदले जाते हैं, डबल इंजन स्टार्ट ही नहीं हो पाता है। आप मुझे बताइए, कोई विकास का काम, कोई जन कल्याण का काम हुआ? एक मुख्यमंत्री ने कहा कि 7 लाख लोगों को मैंने स्वरोजगार दे दिया है। जब सवाल उठा तो दूसरे ने ज़रा सा घटा दिया, जो दूसरा आया। अब तीसरा कह रहा है 1 लाख लोगों को स्वरोजगार दूंगा। पहले तो उनके बयानों में स्थिरता नहीं है, और फिर कहाँ देंगे? क्षेत्र भी तो बताओ, कुछ वो भी तो करो। नारा थोड़ी है रोजगार। रोजगार तो एक कार्य योजना है, उस कार्य योजना को उत्तराखंड के लोगों के सामने रखो। अब पुराने मुख्यमंत्री जी, अभी तक तो राज्य के लोगों को यही मालूम नहीं है बेचारे त्रिवेंद्र सिंह जी को क्यों हटाया, ये मालूम नहीं है। किसी को है? त्रिवेंद्र सिंह जी को मालूम है तो उनको बताना चाहिए। और बेचारे भोले भाले हमारे तीरथ जी को हटा दिया, उनको भी हटा दिया। वो तो ये चौथे को भी हटाने के तैयार थे, वो मुँह सूच वाले सब तैयार थे, सबने तैयारी कर ली थी, वो बच गए बाल बाल। तो सर, ये तो आपकी पार्टी में भी होता है, विजय बहुगुणा जी हटा के आपको सीएम बनाया गया। हमारे वहाँ बिल्कुल साफ तौर पर है कि विजय बहुगुणा जी अपने मिशन में फेल हो गए थे, केदारनाथ मिशन में फेल हो गए थे। बड़ा भारी सवाल उठ खड़ा हुआ कि साहब इतना लाइफ का लॉस हुआ और मुख्यमंत्री को 3 दिन बाद पता चला कि इतना नुकसान हो गया। जो परसेप्शन बना, उस परसेप्शन से हम चिंतित थे। केंद्र सरकार हमारी चिंतित थी, हमारी लीडरशिप चिंतित थी, इसलिए उन्होंने जो है बदला उनको और हमको भेजा। राव जी से बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। प्रचंड बहुमत की सरकार देने के बाद भी 2 मुख्यमंत्री बदल दिए जाते हैं। 2 मुख्यमंत्री नहीं बदले जाते हैं, डबल इंजन स्टार्ट ही नहीं हो पाता है। तो सर, ये तो आपकी पार्टी में भी होता है, विजय बहुगुणा जी हटा के आपको सीएम बनाया गया। विजय बहुगुणा जी अपने मिशन में फेल हो गए थे। सर, आपके सामने एक युवा मुख्यमंत्री हैं। युवा तो दिमाग चाहिए ना, सोच चाहिए। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। वैश्विक महामारी कोरोना से प्रभावित देशवासियों के जीवन और जीविका को सहारा देने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत अप्रैल 2020 में की गई, जिससे देश में 80 करोड़ लोगों को
निःशुल्क राशन मिल रहा है। आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सबको राशन सबको पोषण देने का विजन साकार हो रहा है। संवेदनशील माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, माननीय प्रधानमंत्री जी के संकल्प कोई भी भूखा न सोए को प्रदेश में पूरा कर रहे हैं। इतना ही नहीं, प्रदेश सरकार द्वारा भी अंत्योदय कार्ड धारकों को प्रति राशन कार्ड 35 किलो तथा पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को प्रति यूनिट 5 किलो निःशुल्क राशन दिया जा रहा है। आज प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत पूरे प्रदेश में निःशुल्क अन्न वितरण किया जा रहा है। 80,000 उचित मूल्य की दुकानों से प्रत्येक लाभार्थी को 3 किलोग्राम गेहूं तथा 2 किलोग्राम चावल सहित कुल 5 किलोग्राम खाद्यान्न 25 किलोग्राम भार क्षमता के थैलों में वितरित किया जा रहा है। इसी के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा एवं मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश देश में सर्वाधिक निःशुल्क खाद्यान्न वितरण करने वाला राज्य बन जाएगा। सबको राशन सबको पोषण। धन्यवाद मोदी जी। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। प्रचंड बहुमत की सरकार देने के बाद भी 2 मुख्यमंत्री बदल दिए जाते हैं। 2 मुख्यमंत्री नहीं बदले जाते हैं, डबल इंजन स्टार्ट ही नहीं हो पाता है। सर, ये तो आपकी पार्टी में भी होता है। विजय बहुगुणा जी हटा के आपको सीएम बनाया गया। विजय बहुगुणा जी अपने मिशन में फेल हो गए थे। सर, आपके सामने एक युवा मुख्यमंत्री हैं। युवा तो दिमाग चाहिए ना, सोच चाहिए। एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। रावत जी, और जो बातचीत की जाए, जब कांग्रेस संकट में होती है, जब हरीश रावत याद आता है। हम कांग्रेस की बालिका बधू हैं, इस घर के प्रति हमारा पूरा टोटल समर्पण है, तो हमको याद आने जैसी कोई बात ही नहीं है। हम अपना जब कर्तव्य समझते हैं हम खड़े होते हैं। रावत जी, उत्तराखंड के लोग आपको बहुत पसंद करते हैं, व्यक्तिगत तौर पर भी, पार्टी के हिसाब से भी देखा जाए, लेकिन आपको लगता है आपको सबसे ज्यादा संघर्ष पार्टी के अंदर ही करना पड़ता है? होता है। यही तो व्यक्ति की पहचान होती है। ये तो आप जब तूफानों से बीच से निकलते हैं तो उसी से तो निखार आता है। तो हम तो बड़े आभारी हैं जो लोग हमारे सामने कुछ बातें रखते हैं जिससे असमंजस पैदा हो या कोई और बात पैदा हो। उनका अधिकार है। राजनीति के अंदर आप वैकल्पिक विचार भी रख सकते हैं, वैकल्पिक व्यक्तित्व भी रख सकते हैं, तो उसमें कहीं कोई हर्ज वाली बात ही नहीं है। और मुझे खुशी है कि मेरी पार्टी के अंदर ऐसे बहुत सारे लोग हैं। हाँ, बल्कि जितना जितना समय बीतता जा रहा है, मुझसे असहमत लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। मेरी तरफ से उन सबको धन्यवाद है। उनकी असहमति मुझको सहमति के लिए प्रेरित करती है। रावत जी, आने वाले समय में बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपको दी ही गई है। अगर देखा जाए, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए लोकायुक्त की बात हुई थी। त्रिवेंद्र गवर्नमेंट ने कहा था कि 100 दिन में लोकायुक्त लाएंगे। आप दावा कर रहे हैं कि आने वाले समय में आपकी सरकार बनेगी, तो लोकायुक्त को आप पुनर्जीवित करेंगे? बिल्कुल, हमने तो लोकायुक्त बनाया ना। हमने जस्टिस रावत को लोकायुक्त के रूप में, मुख्य लोकायुक्त के रूप में चयनित किया। पूरा पैनल बनाया लोकायुक्तों का और हाईकोर्ट की देखरेख में बनाया। हाईकोर्ट के सीनियर जज की देखरेख में बनाया। सारी प्रक्रिया का पालन करके बनाया। गवर्नर के पास भेजा, राष्ट्रपति शासन लगा करके इन्होंने गवर्नर को दबाया और गवर्नर ने वापस कर दिया। फिर हमने दूसरी बार भेजा तो गवर्नर ने जो है उसके ऊपर बैठ गए, न वापस किया न कुछ किया। तो वो तो आज भी गवर्नर हाउस में पड़ा है, वही कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। बिल तो पूरा पड़ा है। सर, 3 बड़े मुद्दे थे जो बीजेपी के लिए भी गले की फांस बने, चाहे वो प्राधिकरण को खत्म करने की बात हो, देवास्थानम बोर्ड हो, या फिर जिस तरह सीधे तौर पर कहा गया था कि जो देवास्थानम बोर्ड है उसको लेकर बहुत विवाद यहाँ पर रहा है। तो आप लोग कैसे उसको निपटेंगे? आप लोग का स्टैंड क्या है, पहले देवास्थानम बोर्ड पर और फिर प्राधिकरण पर? देखिए, प्राधिकरण तो जो है हम लॉक स्टॉक बैरल इसको रद्द कर मानते हैं और इन्होंने कुछ कहा भी है और हम सारे राज्य को उसमें मैदानी क्षेत्रों में भी हम वो करेंगे। और उसके लिए जो संस्थाएं हैं
जिन संस्थाओं को ये देखना है वो संस्थाएं देखेंगी। उसके लिए प्राधिकरण बना करके एक जनता को चूसने वाली संस्था और खड़ी करने में हम उसमें नहीं जाएंगे। दूसरा जो है, जो देवस्थानम बोर्ड है, शंकराचार्य ने हमारे मंदिरों की परंपराएं डाली हैं, तो आप शंकराचार्य के बनाए हुए रास्ते से विचलित नहीं हो सकते, उन परंपराओं से विचलित नहीं हो सकते हैं। तो हमारी खासियत मंदिरों की यही है कि शंकराचार्य ने परंपराएं डाली है। तो इन्होंने ये देवस्थानम बोर्ड बना करके ये इनकम चाहते हैं, उसके जरिए जो है आय चाहते हैं। तो हमने कहा भाई आय के लिए दूसरे तरीके ढूंढे जा सकते हैं, लेकिन जो है उसके लिए शंकराचार्य की परंपराओं से खिलवाड़ मत करो। इसलिए तय किया हमने कि भाई आएंगे सत्ता में तो देवस्थानम बोर्ड को के कानून को भी निरस्त कर देंगे। गैरसैंण कमिश्नरी का मुद्दा भी है। गैरसैंण के लिए तो हमारा समर्पण है। हमने तो धीरे धीरे कंस्ट्रक्शन कर रहे थे ना, समय लगता है ना सब चीज़ों में। अब मुश्किल ये है, जो गैरसैंण चाहते हैं वो हमारे सत्ता में आते ही उनको लगता है कि 24 घंटे के अंदर गैरसैंण क्यों नहीं हो रहा है। और जब भाजपा रहती है 4.5 साल एक ईंट नहीं लगाई भाजपा ने, किसी आंदोलनकारी से लेकर के किसी ने भी गैरसैंण की बात करने वाले ने ये सवाल उठाया नहीं भाजपा से। त्रिवेंद्र जी ने ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया था, बोर्ड तक नहीं लगाया। अरे ग्रीष्मकालीन राजधानी का बोर्ड तो लगा देते कि यह रास्ता ग्रीष्मकालीन राजधानी को जा रहा है, बोर्ड तो लगा देते। लोगों को मालूम था जिस दिन राजधानी का बोर्ड लगेगा उस दिन जो है राजधानी का कुछ लोग कहेंगे वो स्वरूप क्या है, वही तो बैठे वो। तुम जब वहाँ एक अंडर सेक्रेटरी नहीं बिठा पा रहे हो तो ग्रीष्मकालीन राजधानी काहेगी भैया, काहेगी। कांग्रेस का स्टैंड क्या है अब? हमारा सीधा स्टैंड है, हम एक कार्य योजना के तहत गैरसैंण में जो निर्माण कार्य होने हैं उनके लिए संसाधन जुटाएंगे। असल में ये राज्य को बिल्कुल खोखला करके गए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हम संसाधन जुटाएंगे। सर केजरीवाल जी आ गए हैं देहरादून में, बड़े पैर जमाने की कोशिश कर रहे हैं उत्तराखंड। क्या इस्तीफा देकर के आ गए हैं? नहीं, अभी तो फिलहाल दिल्ली में ही है, लेकिन टीम सक्रिय है। वो टहलते यहाँ सैलानी बन करके आ रहे हैं। जिस दिन इस्तीफा देकर के आएंगे उस दिन मुझसे पूछ लीजिएगा, वो आए, उनके डिप्टी आए, कोई आए, तो हम समझेंगे कि वो उत्तराखंड और उत्तराखंडियत की सेवा करने के लिए आए हैं। इस समय तो भाजपा की बी टीम भाजपा के असल में शार्प शूटर के तौर पर आ रहे हैं, ताकि कुछ वोट हमारे गड़बड़ा सकें और उसका काम कर सकें। और उसके लिए बेचारे हमारे उनको कोठियाल जी को कंधे में बंदूक रख दी। अरे हमने अच्छा खासा सम्मान दिया था भाई उनको। वो हमको वहाँ कंस्ट्रक्शन वर्क जब हमने प्रारंभ किया तो लेबर सप्लाई का काम ठेका कोठियाल जी को दिया, और उन्होंने वो काम बड़ी शिद्दत से किया, और हमने भी उनको पूरी मदद की, जो चाहा उन्होंने सारी फैसिलिटीज़ दी ताकि वो काम कर सकें। बाकी योजना तो हमारी थी या सरकार की थी। श्रेय है तो जिलाधिकारी जिसने कानूनों को संशोधित करके भी हमको निर्माण कार्यों को फैसिलिटेट करने का काम किया। बहुत सारे लोगों का योगदान है, उनमें जो है कोठियाल साहब का भी योगदान है। लेकिन अब केदारनाथ को बनाने तो तुम चलोगे तो हकीकत ये है कि का योगदान फिर सवाल उठेगा, क्योंकि ये हमने लेबर सप्लाई का काम दिया था। लेकिन सर फ्री बिजली देने की बात की जा रही है, कहीं ना कहीं लोगों के मन में है कि हाँ दिल्ली वाला पैटर्न यहाँ लागू होगा तो बेहतर रहेगा। देखिए दिल्ली के पैटर्न में उसको समझिए। पहली बात तो है 200 यूनिट के बाद यदि 1 यूनिट भी ज़्यादा होगी तो पूरा वसूल होता है। दूसरा जो है पैटर्न ये है कि वहाँ सबसे महंगी बिजली है, कॉमर्शियल भी और डोमेस्टिक भी, दोनों बड़ी महंगी बिजली है। हमारी सबसे सस्ती बिजली है, डोमेस्टिक भी घरेलू भी जो है। और हमने जो कहा है, हमने कहा है 100 यूनिट बिजली सबके लिए फ्री, और जब जरा सा ठीक हो जाएगी स्थिति तो दूसरे साल 200 यूनिट तक करेंगे, क्योंकि वही हमारे राज्य की क्षमता है। ये तो बटमारी है कि आप आ करके, क्योंकि लोगों को भरमाना है, जितना मिल जाए, मुट्ठी में जितने लोग आ जाएं, तो इसलिए आपने कह दिया। आप मुझे एक चीज़ बताइए, मैंने 2 मेडिकल कॉलेज खड़े किए, 8 नर्सिंग कॉलेज खड़े किए, मैंने 4 मेडिकल कॉलेजों की बुनियाद डाली, काम शुरू करवाया,
कोटद्वार, भगवानपुर, पिथौरागढ़ और रुद्रपुर, जो अब आ रहे हैं अस्तित्व में धीरे धीरे। वहाँ पिथौरागढ़ में तो 200 बेड का हॉस्पिटल बनाने का काम करीब करीब हम पूरा करके गए थे। तो वे सने हमने स्पोर्ट्स कॉलेज भी बनाए, हमने 8 इंजीनियरिंग कॉलेज खोले, हमने 25 डिग्री कॉलेजेस खोले, हमने पॉलिटेक्निक खोले, हमने ITI खोले, जिनमें से 45 को इन्होंने बंद कर दिया ये वर्तमान सरकार ने। तो अब मुझे एक बात बताइए, केजरीवाल जी ने कोई मेडिकल कॉलेज से लेकर के डिग्री कॉलेज, पॉलिटेक्निक, ITI, कोई हॉस्पिटल, कोई फ्लाईओवर कुछ बनाया है? कुछ बनाया है? शीला दीक्षित के बनाए हुए दिल्ली में इंफ्रास्ट्रक्चर में वो भी मौज कर रहे हैं। हाँ, वो भी मौज कर रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर शीला दीक्षित बना करके गई कि वो अगले 5-7 साल और चलेगा। लेकिन 5-7 साल बाद क्या होगा दिल्ली का, ये दिल्ली के लोगों को सोचना पड़ेगा कि आप फ्री बिजली के चक्कर में आप ऐसे लोगों को दे देंगे जिनके पास विकास की सोच नहीं है। तो उत्तराखंड यदि विकास की सोच के साथ जाना चाहता है तो फिर उनके पास विकास का ब्लूप्रिंट होना चाहिए। मेरे पास जो है उनके मोहल्ला क्लिनिक की फ़ोटोज़ हैं जिनमें सुअर और कुत्ते और वो आराम कर रहे हैं, जिसका बड़ा भारी प्रचार किया गया। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका कोई वो नहीं है। दिल्ली में कह रहे थे पानी मुफ्त कर रहे हैं, पानी का कितनी बड़ी क्राइसिस दिल्ली में पैदा हुई है, हाल में देखा आपने? वाटर रॉइट होते होते रहा दिल्ली के अंदर। तो भाई कहने के लिए बहुत बातें हैं, दूर के ढोल सुहाने लगते हैं। रावत जी, चुनाव में बहुत कम समय है, अब एक बार फिर दल बदलने का सिलसिला शुरू होगा। आप किसी पुराने साथी हैं जो बहुत घुटन महसूस कर रहे हैं बीजेपी में, और जो आपके साथ आना चाहते हैं। तो किसी ने कहा नहीं जी, भाजपा ने उनके लिए मलाई का इंतजाम कर दिया है, इस समय तो वो मलाई का आनंद ले रहे हैं। तो कोई आपसे कहे कि साहब मलाई छक ली हमने, अब हम आना चाहते हैं, तो मुझे बता दीजिएगा, तब मैं अपने नेताओं से, अपने लोगों से बातचीत करूंगा। मुझे तो कुछ मालूम नहीं है कोई आना चाहता है, किसी ने मुझसे तो संपर्क किया नहीं। लेकिन आपके जो नेता हैं वो तो ये दावा कर रहे हैं कि टच में हैं बहुत से और वो आना चाहते हैं, दरवाजे खुले हुए हैं। भैया ये तो मैं 1.5 साल से 2 साल से सुन रहा हूँ, 2 साल से सुन रहा हूँ। कुछ लोग जो है मेरे संकट से पार पाने के लिए उनको लाना चाहते थे, तो मैंने कहा भाई चलो तुम ले आओ, माला घट जाता हूँ। उनको ला नहीं पाए। देखो मैंने कहा ना, जब वहाँ मलाई मिल रही है तो बिल्ली जब तक मलाई के आखिरी कतरन भी होगी तो कभी छोड़ेगी भगोने को जो है। तो आप ही बताइए मुझे, आप तो बड़े इतने इंटरव्यू आपने लिए हैं, आप ही मुझे मेरा मार्गदर्शन करिए। तो वहाँ मलाई है, लोग मलाई चाटने में लगे हैं चटाचट। आपने खुद ही कहा है अपने उसमें कि उनको मलाईदार विभाग दिए गए ना, और जिनको मलाईदार विभाग नहीं दिए गए उनको कुछ और दिया गया, सबको मालूम है। रावी जी, आपके एक करीबी हैं, उनका एक बयान बड़ा तेजी से चल रहा है कि कांपते हाथों से जो है शमशीर नहीं उठाई जाती। लेकिन कांपते हाथों से लोगों की तकदीर तो संवारी जा सकती है। मेरे हाथ तो बहुत वर्षों से कांप रहे हैं। तो मैंने कई लोगों की, जिन लोगों को जो गरीब घर के थे, जिनका कहीं कोई राजनीति में अस्तित्व नहीं था, उनको संवार के इस लायक बनाया कि आज वो शमशीर और इनकी बातें करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं। नाराज क्यों हो गए? मैं नहीं जानता, ये तो आप सवाल नाराज होने वालों से करिए। लेकिन मैं एक बात जानता हूँ कि इन कांपते हाथों में आज भी इतनी सिपत है कि हम ये कांपते हाथ जिसके साथ खड़े लग जाएंगे वो राजनीति में अपना अस्तित्व बनाएगा। मैं नहीं कहता सब MLA हो जाएंगे, सब कुछ हो जाएंगे। इस राज्य के अंदर मेजॉरिटी ऑफ लोग ऐसे हैं जिनको कांग्रेस की धारा में जोड़ करके मैंने राजनीति की दिशा में खड़ा करने का काम किया है, और उनमें बहुत सारे लोग हैं। सर, आपके सामने एक युवा मुख्यमंत्री हैं, धामी जी। मैंने कहा ना, कोई युवा भाजपा का यदि कहता है कि हरीश रावत के साथ 100 मीटर की दौड़ दौड़नी है, तो मैं आज तो मेरे ये ज़रा सा सर्वाइकल की प्रॉब्लम आई है, जैसे ये दूर होती है मैं 100 मीटर की दौड़ दौड़ने के लिए तैयार हूँ। आ जाए। युवा तो दिमाग चाहिए ना, सोच चाहिए, हिम्मत युवा होनी चाहिए। हाँ, तो हम तो जो है हमारी हिम्मत युवा है, हमारी सोच युवा है, हमारी बुद्धि युवा है। उत्तराखंड को
जो है इसकी ज़रूरत है कि जो उत्तराखंड के को समझ करके उसको आगे बढ़ाने का रास्ता निकाल सके। कोई इसमें कोई ब्यूटी प्रतियोगिता थोड़ी है कि कोई जवान है और अच्छे कपड़े पहना करके खड़े कर दो और कहो कि यार ये तो बड़ा बढ़िया लग रहा है करके। ये कोई ब्यूटी प्रतियोगिता नहीं है, ये तो जो है विकास की प्रतियोगिता है। तो विकास की सोच जिसके पास है लोग उसके साथ जाएंगे। और मैं ये समझता हूँ कि विकास की सोच में भाजपा फिसड्डी साबित हुई है। 4.5 साल में लोगों ने देख लिया और नए वाले पहलवान को भी देख लेंगे, क्या कर सकता है। इंडिया वॉइस से बात करने के लिए धन्यवाद। तो ये थे हरीश रावत जी, जिनका कहना था कि बहुत सारी रणनीतियां हैं जिसका खुलासा नहीं करेंगे, लेकिन मजबूती के साथ वो दावा कर रहे हैं कि आने वाले समय में उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बनेगी। हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। प्रचंड बहुमत की सरकार देने के बाद भी 2 मुख्यमंत्री बदल दिए जाते हैं। 2 मुख्यमंत्री नहीं बदले जाते हैं, डबल इंजन स्टार्ट ही नहीं हो पाता है। तो सर ये तो आपकी पार्टी में भी होता है, विजय बहुगुणा जी हटा के आपको सीएम बनाया गया। विजय बहुगुणा जी अपने मिशन में फेल हो गए थे। सर आपके सामने एक युवा मुख्यमंत्री हैं। युवा तो दिमाग चाहिए ना।